नमस्कार साथियों, मैं अशोक सर। आज हम मैं टेक्नोलॉजी क्लास पार्क में ये टेक्नोलॉजी क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। देखो साथियों, ये शिक्षा में एक नवाचार है जिसमें बीएड की क्लासेज़ों को हम ऑनलाइन पढ़ाने की एक नवाचार ला रहे हैं। बहुत से विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो बीएड को पढ़ते नहीं। उनकी समस्या ये रहती है कि वो आगे चलकर बीएड में जाने के बाद में बीएड करने के बाद में लगाते हैं, बाद में उनको बहुत टाइम ज़ाहिर हो जाता है। हमारे डायरेक्टर महोदय आलोक सर ने एक नया नवाचार शुरू करते हुए उन्होंने कहा, क्यों ना हम बीएड को भी ऑनलाइन पढ़ाएँ, डिजिटल बोर्ड में पढ़ाया जाए, ताकि कोई भी विद्यार्थी उसको घर पढ़ सके और उसको आने वाले समय में समस्या ना हो। क्योंकि जब भी कोई शिक्षक की तैयारी होती है, जब भी शिक्षक की भर्तियाँ होती हैं, तो टाइम लग जाता है। विद्यार्थी को भी समय लगता है तैयारी करने के लिए, क्योंकि जो भी समस्याएँ रहती हैं विद्यार्थी के लिए, उसमें सब्जेक्ट में जैसे शिक्षण विधियाँ हैं, जैसे हमारी साइकोलॉजी है, ये अधिकतर पाठ्यक्रम जो होता है वो बीएड का ही आता है। आज हम आपको शिक्षा में नाटक कला बीएड का पार्ट है, ये बीएड फर्स्ट ईयर का पार्ट है और इसमें हम आपको आज कराएँगे शिक्षा में नाटक शिक्षा में नाटक कला एवं सौंदर्य शास्त्र। ये हमारा टॉपिक रहेगा, ये हमारी किताब है बीएड फर्स्ट ईयर की। उस बीएड फर्स्ट ईयर की किताब में यानी कि ड्रामा, आर्ट, एस्थेटिक्स इन एजुकेशन, इसमें हमारा जो आज का जो टॉपिक रहेगा, वो टॉपिक रहेगा हमारा नाटक के तत्व। नाटक के नाटक के तत्व। इसी नाटक के तत्वों में हम जब देखते हैं कि नाटक के तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या आती है। नाटक के जब भी तत्व होते हैं, उस नाटक के तत्वों में हम ये देखते हैं कि इस नाटक के तत्वों में सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए होती है एक कथा वस्तु। पहला भाग होता है इसमें कथा वस्तु। कथा वस्तु नाटक का मुख्य बिंदु होता है कि नाटक का मुख्य बिंदु कैसा होता है, उसको केंद्रीय कहानी का नाट्य स्वरूप होता है। यानी कथा वस्तु को जब हम पढ़ते हैं, उस कथा वस्तु में नाटक की केंद्रीय स्वरूप होता है। नाटक का केंद्रीय स्वरूप अर्थात उस नाटक का, जो नाटक हम लिख रहे हैं, जो नाटक हम पढ़ा रहे हैं, उस नाटक के का संवाद शैली, नाटक की संवाद शैली, उसके पात्र, उसकी भाषा, उसका देश काल वातावरण, ये सब कुछ नाटक की केंद्रीय वस्तु में देखा जाता है। और इसे केंद्रीय वस्तु में नाटक की जब हम केंद्रीय वस्तु लिखते हैं, तो उस समय नाटक के 4 भाग हमारे सामने आते हैं। पहला भाग जो हमारे सामने आता है नाटक का, वो आता है हमारे सामने पौराणिक। नाटक के तत्व में, नाटक के प्रकार की मैं बात करूं, नाटक के तत्व में पहला जो भाग आता है, वो आती है कथा वस्तु। कथा वस्तु में जैसा कि मैंने आपको अभी आपको बताया था, कथा वस्तु है क्या चीज़? कथा वस्तु का मतलब होता है किसी नाटक का केंद्रीय भाव। उसमें उस केंद्रीय भाव में उस नाटक का देश काल वातावरण है, उसके पात्र हैं, अवयव हैं, कथा वस्तु है, वो इससे कथा वस्तु के अंदर आती है। दूसरा, इस कथा वस्तु के भाग भी 4 हैं। नंबर 1 पहला है उसकी पौराणिक है। दूसरा है इसमें ऐतिहासिक है। इसमें तीसरा है काल्पनिक। इसमें चौथा है सामाजिक। ये 4 हमारे सामने आते हैं और इन चारों में जब हम देखते हैं, पहला इसमें जब सबसे बड़ा आता है
वो आता है हमारा कथा वस्तु के अंदर पौराणिक। पौराणिक नाटक। दोस्तों पौराणिक नाटकों में क्या होता है कि जो हमारे पुराणों में, जो हमारे वेदों में, जो हमारे उपनिषदों में जो नाटक लिखे गए, उन नाटकों की कथा वस्तु के आधार पर हम उन नाटकों का अनुवाद हिंदी में करें या उनके आधार पर नाटकों को हम बनाएं। जिसमें समस्या ये रहती है कि उन नाटकों को जैसा उसमें लिखा गया है उस पात्र से या किसी भी इतिहास से किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। उन नाटकों को, जो पौराणिक नाटकों को लिखा हुआ है, उसी आधार पर नाटकों को हम वर्णन करें। जिसमें से हम देखते हैं कि महाभारत में कोई पात्र है, भगवान श्री कृष्ण का पात्र है, उस पात्र में भगवान श्री कृष्ण की जो लीला है, या सुदर्शन चक्र का है, या मोर मुकुट का है, या उसमें अन्य है जैसे कि चकवध का है, या द्रौपदी हरण का है, या हमें रामायण देखते हैं, उस रामायण के अंदर जब हम देखते हैं कि भगवान श्री राम का उसमें रोल है, उन रोलों को हम जब पौराणिक माध्यम के नाटकों के माध्यम से हम पेश करते हैं तो उसे पौराणिक नाटकों में अंतर आता है। पौराणिक नाटकों में जब हम देखते हैं कि उस नाटकों के अंदर पुराणों, उनकी जो कथा वस्तु होती है वो पुराणों से, वेदों से या उपनिषदों से, इनसे, इनकी कथा वस्तु को लेकर ये नाटक लिखा जाता है। जिसमें नाटकों को लिखने के लिए एक पॉइंट हम लेते हैं जिससे पूरा नाटक हम लिख देते हैं। उस नाटक में उसकी पौराणिकता को लेकर, ताकि लोगों को पौराणिकता में से जोड़कर हमें उस नाटक के बारे में बता सकें। उसी पौराणिकता में जब हम बात करते हैं तो उस पौराणिकता में लेखने के बाद में, जैसे मैं बात करूं भगवान श्री कृष्ण के बच्चेपन का रोल है, उस रोल में उन्होंने जो बचपन में जो लीलाएं की, उन लीलाओं के माध्यम से उस रोल को आगे निभाते हुए हम उस कार्य को आगे करें, ताकि उस पौराणिकता को लेके हुए लोग बाग उसके बारे में जान सकें और उसके बारे में आगे लिख सकें उसी पौराणिकता में। दूसरा हमारा उसमें आता है पॉइंट ऐतिहासिकता। ऐतिहासिक नाटकों में क्या होता है? ऐतिहासिक नाटकों में होता है जो इतिहास से वर्णित हो, जो नाटक हमारे इतिहास में लिखे गए, या मैं कहूं कि आदिकाल में नाटक लिखे गए, आदिकाल के नाटकों को जब हम इस आधुनिक काल में लिखते हैं, उन नाटकों की कथा वस्तु को लेते हुए उनकी आदिकाल के जो हमारे नायक हैं, जैसे मैं कहूं कि हमारे पृथ्वीराज चौहान हैं, और पृथ्वीराज चौहान एक अजमेर के एक सम्राट थे। वो अपनी वीरता में, वो अपने धर्म के विजय में, वो अन्य क्षेत्रों में एक महारथी हासिल थे और उन्होंने एक देश के लिए बहुत अच्छे कार्य किए। पृथ्वीराज चौहान सम्राट थे, उन्होंने धर्म सेवा के लिए, अपने राज्य सेवा के लिए, अपनी प्रजा के लिए बहुत अच्छे ज़्यादा कार्य किए। इनमें इनके सबसे अच्छी बात यह है कि इस अधिक ऐतिहासिकता में हमें उस नाटक के, जिस नाटक को हम लिख रहे हैं, उसकी नाटक में उसकी ऐतिहासिकता के साथ में किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं हो। अर्थात जो नाटक के जिस पात्र के माध्यम से लिखा गया, जिस पात्र में उस नाटक का वर्णन किया गया, उसमें किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं हो। अर्थात वो नाटक जैसा है उसको उसी के वर्णन में लिखा जाए। उसमें जो हमारे सामने जो ज्ञात है उस पक्ष को भी लेकर भी, और जो अज्ञात पक्ष है उसको लेकर भी हम उस नाटक को लिख सकते हैं। उस नाटक में जो राजा है उसकी वेशभूषा को लेकर, जैसे पृथ्वीराज चौहान है, पृथ्वीराज चौहान है, राजा ने अपनी वीरता के लिए या अपनी प्रजा, अपनी प्रजा के लिए जो कार्य किए, उन सब के लिए ऐतिहासिकता में नाटक लिख सकते हैं। आज के नाटकों में जब हम ऐतिहासिकता में हम नाटक देखते हैं, उन नाटकों पर हम सबसे अधिक नाटक देखते हैं। उन नाटकों में सबसे पहले मैं बात करता हूं आज के आधुनिक लेखकों में जयशंकर प्रसाद जी। जयशंकर प्रसाद जी ने हिंदी के बहुत नाटक लिखे, जैसे प्रसाद जी ने नाटक लिखे चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य लिखा, इन्होंने सज्जन लिखा, इन्होंने ध्रुवश्री लिखा, इन्होंने कल्याणी लिखा, इन्होंने महाराणा का महत्व लिखा,
इसी प्रकार के जो उन्होंने नाटक लिखे, उन नाटकों में सबसे अच्छी बात ये आती है कि उन्होंने ऐतिहासिकता को लिखा और उस ऐतिहासिकता पर उन्होंने उन इतिहास को वर्णित ग्रंथों को लिखा, जिसमें उनके साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ ना हो। इसका महत्व क्या है मित्रों? इसका महत्व ये हुआ है कि आने वाली पीढ़ी के लिए, आने वाले जो आधुनिक काल है, उसमें हमने अपने इतिहास को लोगों के लिए बताना कि हमारा इतिहास कैसा रहा, चंद्रगुप्त मौर्य ने किस प्रकार शासन किया था, या पृथ्वीराज चौहान ने किस प्रकार शासन किया था। उस शासन के माध्यम से लोगों को ये जागरूक करना है कि हमारी भारतीय संस्कृति, भारतीय सनातन, भारतीय धर्म किस प्रकार का हमारा रहा था। तीसरा इसे पॉइंट आता है काल्पनिक। काल्पनिक कथा वस्तु दो प्रकार की होती है। एक काल्पनिक कथा वस्तु होती है जो पूरी नहीं हो, दूसरी काल्पनिक वस्तु होती है जो पूरी तो हो लेकिन संभव नहीं हो। अर्थात कैसे? कि जैसे मान लो किसी व्यक्ति ने कहा किसी से, भाई मैं जाके चांद तारों को तोड़ लाऊं, ये काल्पनिक के पूरी हो सकती है? नहीं हो सकती। दूसरी काल्पनिक वस्तु, जैसे मैं कहूं कि भारत पहले एक अखंड भारत देश था, उस अखंड भारत देश का पाकिस्तान भी, इधर भूटान, नेपाल सब हिस्सा थे, कश्मीर का बहुत क्षेत्र भारत का था, उसे भारत से दोबारा उस वियोकों पे अपना अधिकार कर ले, या भारत दोबारा उस पर आक्रमण करके उसे क्षेत्र ले। संभव तो है लेकिन हो नहीं सकता। क्यों? कि उसमें बहुत ज्यादा जनहानि की हानि होगी, इसलिए वो संभव नहीं हो सकता। इसीलिए हम काल्पनिकता के आधार पर जो हमें ज्ञात बख्शे हैं, जो अज्ञात बख्शे हैं, उनकी कल्पना के आधार पर इस प्रकार के नाटक रचें। इन प्रकार के नाटकों में हम आगे के जो कथा वस्तु बनाए उसे काल्पनिक कथा वस्तु कहा जाता है। चौथा इसमें पॉइंट आता है हमारा सामाजिक। देखो सामाजिक नाटकों में क्या होता है, सामाजिक नाटक के आज की सबसे बड़ी एक तात्कालिक समस्या है। तात्कालिक समस्या का मतलब होता है कि आज की जो आधुनिक काल में जो समस्याएं चल रही हैं, जो आधुनिक काल की तात्कालिक समस्या, तात्कालिक समस्याओं को एक नाटक की कथा वस्तु बनाकर, जिसमें हम सबसे बड़ी जो हमारे सामने महत्वपूर्ण जो समस्या तात्कालीन आती है, वो आती है सबसे बड़ी हुई, जिसमें वो चिकित्सा को लेकर होता है या बाल विवाह है। बाल विवाह आज की एक सबसे बड़ी समस्या है। देहात क्षेत्रों, मित्रों, हम देहात क्षेत्रों में देखते हैं, किसी पिता पर अगर 4 पुत्री हैं तो वो 4 पुत्रियों को या तो एक साथ विवाह कर देगा या एक के साथ में 2 या 3 का विवाह कर देगा। हो सकता है इसमें से 2 18 वर्ष से ऊपर हो, लेकिन एक जिसमें विवाह करेगा वो 18 वर्ष से कम होती है। जब वो 18 वर्ष से कम होती है तो इसका विवाह हो जाता है, ना तो वो शरीर में पक्व होती है, ना उसका मानसिक विकास हो पाता है, अर्थात आगे चल के बहुत ज्यादा समस्या उसको पैदा। जो आज कल जो समस्या आ रही है, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो बच्चियां सुसाइड कर रही हैं या बच्ची जो आत्महत्या कर रही हैं, उसका सबसे बड़ा रीजन आज एक बाल विवाह भी है। उस बाल विवाह को हम एक समाज को एक नया जागरूक रूप में ला सकते हैं कि समाज में एक नया जागरूक के माध्यम से, कुछ नुक्कड़ नाटक के माध्यम से या समाचार पत्रिकाओं के माध्यम से ये कह सकते हैं कि भाई आज के समाज में हमें बाल विवाह नहीं करना, ताकि जो समाज हमारा है उस समाज में कुछ सुधार आए। उस समाज में कुछ सुधार आने की वजह से बाल विवाह रुक जाता है। इसके अलावा आज की जो दूसरी समस्या जो आ रही है वो नारी जागरूकता है। नारियों को जागरूकता करने के लिए हम सबसे अच्छी बात ये कर रहे हैं कि हम जगह जगह पर नारियों के लिए शिक्षा प्रोत्साहन कर रहे हैं। सरकार, भारत सरकार द्वारा, राजस्थान सरकार के द्वारा समय समय पर नारियों के लिए या पुत्रियों के लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं, विभिन्न प्रकार की योजना चला रहे हैं। उन योजनाओं से वो लड़कियां और पिता भी समृद्ध हो रहे हैं। उस क्षेत्र में भी नागरिक जागरूकता में भी हम इस प्रकार के नाटक लिख सकते हैं। इसके अलावा आज हम चिकित्सा पे है, चिकित्सा के क्षेत्र में या बेरोजगार के क्षेत्र में इस प्रकार के नाटक बना सकते हैं, ताकि समाज में इस प्रकार का वातावरण बने, ताकि लोगों के लिए एक नया मिसाल आए। ये नाटक के मैंने आपको 4 महत्वपूर्ण पॉइंट बताए। पहला मैंने आपको पौराणिक बताया, दूसरा मैंने आपको ऐतिहासिक बताया, तीसरा मैंने आपको काल्पनिक बताया, चौथा पॉइंट बताया मैंने आपको सामाजिक। दूसरा पॉइंट आता है इसमें पात्र। पात्र किसी कहानी का एक मुख्य बिंदु माना जाता है।
चाहे वो पात्र नायक का रूप हो, चाहे वो नायिका का रूप हो। ऐसे पात्र के माध्यम से ही नाटक का जो सजीव वर्णन होता है, का जो सजीव वर्णन होता है, जिसमें इस नाटक का जो प्राण होती है वो नायक या नायिका के माध्यम से, क्योंकि किसी भी नाटक का जो धुरी होती है वो नायक नायिका बटती होती है। जब तक उसमें नायिका या नायक अच्छा रोल नहीं करेगा तो वो नाटक अच्छा नहीं माना जाएगा। इसीलिए उस नाटकों में सबसे महत्वपूर्ण होता है पात्र। उसे पात्रों में उन पात्रों में भी हमारे सामने 4 पात्र निकल के आते हैं। उन पात्रों में 4 प्रकार के नायक निकल के आते हैं। पहला, जब हम नायक की बात करें, नायक 4 प्रकार के होते हैं। पहला धीरोदात्त, दूसरा नायक होता है इसमें धीर ललित, तीसरा होता है इसमें धीर शांत, चौथा इसमें होता है धीरोदात्त। ये 4 नायक हमारे सामने आते हैं। इसे नायक में जो सबसे बड़ा नायक आता है वो आता है धीरोदात्त। धीरोदात्त की विशेषता क्या होती है? धीरोदात्त की विशेषता होती है कि धीरोदात्त नायक होता है, ये नायक पहली बात क्षत्रिय कुल का होगा। दूसरी बात, क्षत्रियता के साथ साथ उसमें अस्त्र शस्त्र और उस राजा के जो प्रजा है उसके सम्मान में जो बात है वो उसमें होनी चाहिए। अर्थात ये जो नायक है धीरोदात्त, ये राज्य कुल का होना चाहिए, शस्त्र वस्त्र विज्ञान में निपुण होना चाहिए, अपनी प्रजा की सेवा करना चाहिए और अपने नियमों को पालन के अनुसार उसको करना चाहिए। वो नायक होता है धीरोदात्त। दूसरा है हमारा धीर ललित। धीर ललित जो नायक है, ये नायक को जरूर नहीं राजा का पुत्र हो, राजा के किसी मित्र का भी पुत्र हो सकता है, राजा का साथी भी हो सकता है, लेकिन क्षत्रियता के गुण हो। दूसरा, शस्त्र अस्त्र का ज्ञान हो, समाज में सेवा हो, वीर हो, योद्धा हो, वो धीर ललित में आता है। तीसरा आता है धीर शांत। धीर शांत जो नायक होता है उस नायक के लिए वो नायक ऐसा हो जो किसी पंडित भी हो सकता है, लेकिन उसमें क्षत्रियता के गुण हो, उसमें क्षत्रियता हो, अस्त्र शस्त्र भी जानता हो, वेद विद्या भी जानता हो, अपनी प्रजा के लिए सेवा करने वाला भी हो, वो तीसरा होता है धीर शांत। चौथा है धीरोदात्त। धीरोदात्त क्षत्रियता के गुण हो, किसी भी जाति से किसी धर्म को मानने वाला हो, अस्त्र शस्त्र मानने वाला हो, लेकिन उसमें सारे गुण क्षत्रियता के होने चाहिए। तो ये 4 नायक हमारे सामने आते हैं। पहला धीरोदात्त, धीर ललित, धीर शांत और धीरोदात्त। ये 4 नायक हमारे सामने आते हैं। तो इस नायकों में हम पहला देखते हैं। पहला आता है हमारा केंद्रीय पात्र। पहला केंद्रीय पात्र। इस केंद्रीय पात्र में जो नायक होता है या नायिका होती है, यह मुख्य भूमिका में रहते हैं और इन नायकों के या नायक के द्वारा पूरा नाटक इनके धुरी पर घुमा हुआ होता है। ये नायक और नायिका के माध्यम से ही ये पूरा नाटक, इस केंद्रीय पात्र के माध्यम से पूरा नाटक लिखा हुआ जाता है। दूसरा इसमें आता है हमारा खलनायक। किसी भी नाटक में खलनायक के बिना वो नाटक अधूरा है, क्योंकि जब तक किसी नाटक में खलनायक नहीं होगा तो उस नाटक में ना तो द्वंद्व होगा, ना उसमें भाषा विचार होगा, ना उसमें संघर्ष होगा, क्योंकि ये खलनायक के द्वारा ही, खल प्लस नायक अर्थात वो दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति हो, वो व्यक्ति चाहे नायक का भाई हो, चाहे वो नायिका का भाई हो, चाहे वो अन्य कोई भी हो, लेकिन वो जब नायक खलनायक की बोल निभाता है तो उस नाटक में हमें द्वंद्व प्राप्त होता है, भाषा में विचार आता है, संघर्ष हमें प्राप्त होता है। इसके माध्यम से इस खलनायक का सबसे बड़ा रोल हमारे सामने ये आता है। तीसरा इसमें आता है सहपात्र। साथियों, सहपात्र जो होता है या तो नायक का भाई भी हो सकता है, वो कोई कवि हो सकता है,
इसका मित्र हो सकता है, सहपाठी हो सकता है, या अन्य कोई व्यक्ति हो सकता है जो उसके साथ में उसका कार्य करे, जो उसके समय समय पर उनकी मदद करे, जो उसे उसके साथ में चले, आगे तक चले, वो सहनायक या सहपात्रिका के रूप में आता है। चौथा इसमें आता है हमारा विदूषक। दोस्तों, विदूषक को हमारे नाटकों में हम जब देखते हैं, हमारे नाटकों में विदूषक का जो मुख्य कार्य होता है वो होता है कि समय समय पर जब हमारा कोई कहानी सीरियस हो जाए, कहानी नीरस हो जाए, कहानी नीरस हो जाए या कहानी के अन्य भाव उसमें हो जाए, इससे कहानी का जो भाव है उसको आगे बढ़ाने के लिए, या लोगों में किसी प्रकार कोई संघर्ष हो, लोगों में किसी प्रकार की लड़ाई का भाव हो, कभी आकर उसको चुटकुला के माध्यम से, अपनी कविता के माध्यम से, अपने भाव के माध्यम से उस जो प्रसंग है, जो नीरस का जो भाव है उसको बदल दे, वो होता है विदूषक का भाव आता है। तीसरा इसमें सबसे महत्वपूर्ण आता है रस। क्या आता है दोस्तों? रस आता है। आचार्य भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कहा है कि उन्होंने कहा विभावा वानु भावे व्यभिचारी संयोग दृश्य निष्पत्ति। ये उन्होंने अपने नाट्य शास्त्र में उन्होंने कहा है, आचार्य भरत मुनि ने। अपने नाट्य शास्त्र में ये बात कही है। उन्होंने कहा है कि विभावा, उन्होंने जहां विभाव को काटा है, उन्होंने कहा विभाव, विभाव का अर्थ होता है कारण। विभाव दो प्रकार का होता है मित्रों, एक है आलंबन, दूसरा उद्दीपन। आलंबन भी दो प्रकार का होता है, एक आश्रय, दूसरा विषय। उद्दीपन जो देश काल वातावरण है, उसकी जो परिस्थिति है उसको उद्दीपन कहा जाता है। तीसरा आता है इसमें, दूसरा आता है अनुभाव। अनुभाव का अर्थ होता है पीछे, अर्थात स्थायी भाव के पश्चात जो भाव जागृत होता है उसे कहते हैं अनुभाव। अनुभाव चार प्रकार का होता है। पहला आंगिक, जिसे हम कायिक भी कह सकते हैं। दूसरा हम इसे वाचिक कहते हैं। तीसरा हम इसे आहार्य कहते हैं। चौथा हम इसे सात्विक कहते हैं। अब इसमें आता है व्यभिचारी। व्यभिचारी 33 प्रकार का होता है। फिर होता है हमारा स्थायी भाव। स्थायी भाव आचार्य भरत मुनि ने 8 भावों को अनुसार माना है। इसे जब हम इसको देखते हैं, हम देखते हैं रसों के बारे में। इस रसों में जब हम स्थायी भाव की बात करते हैं तो रसों में सबसे पहले जो आता है हमारा श्रृंगार। श्रृंगार का आता है रति। दूसरा होता है रौद्र। रौद्र में होता है हमने क्रोध। तीसरा होता है करुणा। करुणा में तो होता है हमने शोक। होता है हास्य, जिसको हास्य बोलते हैं, वो होता है हास्य। इसी प्रकार के जो हमारे रस हैं, ये रसा भाव में नाटक में जब किसी नाटक को देखते हैं तो नाटक में सबसे ज्यादा रसा भाव में हमें नाटक जो प्राप्त होता है रसों में, या तो वो श्रृंगार रस में होगा, या वो क्रोध में होगा, या वीर रस में होगा वो, या वो हास्य में हो सकता है, या शांत रस में भी हो सकता है। इन रसों के माध्यम से सबसे ज्यादा रस आता है वो श्रृंगार में आता है और वीर रस में नाटक लिखे। इन नाटकों के माध्यम से, इनमें सबसे बड़ी बात यह आती है रसों के माध्यम से
चौथा इसमें पॉइंट आता है अनुभाव। अनुभाव, अनुभाव में पहला जो शब्द आता है हमारे लिए, पहला जो भाव आता है वो आता है हमारे लिए आंगिक या कायिक। साथियों, आंगिक या कायिक है क्या चीज? आंगिक या कायिक होता है जिसमें अभिनय के शरीर की विभिन्न अवस्थाएं, इसमें नायक के या नायिका के शरीर की विभिन्न अवस्थाएं, जैसे हाथ की स्थिति हो कोई, शरीर के खड़ा होने का तरीका हो कोई, या नेत्रों की स्थिति हो कोई, उसे आंगिक या कायिक कहा जाता है। इस आंगिक या कायिक के लिए कवि गंग कवि का एक दोहा है, और उन्होंने गंग कवि ने हमारे रहीमदास जी के लिए कहा है कि उन्होंने कहा है ची को कहा नवाबजू ऐसी देनी देन, ची को कहा नवाबजू ऐसी देनी देन, ज्यों ज्यों कर ऊंचे करें त्यों त्यों नीचे। उन्होंने कहा है कि सीखो सीखो कहाँ नवाबजू ऐसी देनी देन, सी देनी देन, ज्यों ज्यों ऊंचे कर करें त्यों त्यों नीचे नैन। अब इसमें आंगिक का कायिक कहाँ आया मित्रों, ये देखते हैं। उन्होंने कहा कि सीखो कहाँ नवाबजू ऐसी देनी देन, ये गंग कवि का है। किसका है भाइयों? ये गंग कवि ने कहा है। और किसके बारे में कहा है? ये रहीमदास जी के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि नवाबजू आपने ऐसी देन कहाँ से सीखी है, कैसी? उन्होंने कहा कि ज्यों ज्यों कर ऊंचे करें, अरे ज्यों ज्यों कर ऊंचे करें, आपने अपने हाथ ज्यों ज्यों आप ऊंचे करते हो त्यों त्यों आपके जो नैन है वो कैसे हो जाते हैं? नीचे हो जाते हैं। अर्थात आप में किसी अहम का भाव नहीं है, आप में किसी और का भाव नहीं है, इसीलिए आप इस सृष्टि के बहुत बड़े ज्ञानदाता हो। दूसरा जो भाव आता है हमारा, तो दूसरा जो भाव आता है वो हमारा आता है वाचक। वाचक अनुभाव, वाचक कहते हैं जिसमें वाचिक परंपरा हो या बोलचाल के माध्यम से कोई बात कही हो, जिसमें व्यक्ति का संवाद का अभिनय हो। जिसमें क्या हो? जिसमें संवाद का अभिनय हो। ये संवाद का अभिनय सबसे ज्यादा हमें कहाँ प्राप्त होता है? रेडियो पर प्राप्त होता है। या बात करने का तरीका हो, बात करने के तरीका के माध्यम से उन्होंने एक पद और गाया है। उन्होंने कहा, भगवान श्री कृष्ण के लिए बिहारीदास जी ने कहा है कि बतरा से लालचे लाल की मुरली धरी लोकाय, तोहे हंसे बोहेनी करें, तोहे करें बोहेनी हंसे, हंस देने कहें नट जाए। अर्थात जब भगवान श्री कृष्ण से राधा जी बात करती हैं, और राधा जी जब बात करती हैं तो राधा जी क्या करती हैं? उनसे बात करने के लिए कहती है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण क्या करते हैं? बार बार में मुरली को बजाते हैं। वो कहते हैं कि पतरा से लालचे लाल की, पतरा से लालचे लाल की मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, मुरली धरी लुकाए, तोहें करें बोहेनी हंसें, देने कहें नट जाए।
इसे वाचिक जो अनुभाव है, इस वाचिक भाव में सबसे बड़ा भाव ये आया है, उन्होंने कहा कि भतर से लालच लाल की। अरे जब राधा जी भगवान श्री कृष्ण से बात करने के लिए कहती हैं, तो वो भगवान श्री कृष्ण बार-बार में उस बांसुरी को बजाने लग जाते हैं, अर्थात वाचिक परंपरा में आया। तो वो क्या करते हैं, मुरली को क्या कर देती, छुपा देती हैं और फिर कहती हैं कि सोहे करें, वो सौगंध चलाती हैं। फिर उसके बाद में आंखों में हंसती हैं, लेकिन जब देने की बात कहें क्या हो जाता है, नट जाती है। इसीलिए इसे में वाचिक के अनुभाव आता है, तीसरा आहार्य है और चौथा जो हमारा भाव आता है वो आहार्य भाव आता है। इसमें तीसरा जब हम देखते हैं, तीसरा जो भाव आता है हमारा वो आहार्य भाव है। क्या है मित्रों, आहार्य, आहार्य अनुभाव है। आहार्य अनुभाव में वेशभूषा, उसकी रंगशाला, उस आहार्य में जो व्यक्ति जैसे वस्त्र पहनता है, परिधान पहनता है, उन वस्त्रों के ऊपर कवि ने कहा है, उन वस्त्रों के लिए कवि ने कहा है कि सखा साथ में बेड़ू हाथ में ग्रीबा में वनमाला, के की किरीट पीठ पट भूषित रचित वनमाला। अर्थात उन्होंने कहा है कि उन्होंने सखा साथ में, उन्होंने कहा कि सखा साथ में वेड़ू हाथ में ग्रीवा में वनमाला। सखा साथ में वेणु हाथ में ग्रीवा में वनमाला, के की किरीटे, के की किरीटे, के की किरीटे पीठ पटे भूषित रजते, पटवाला। इसे आहार्य भाव में उन्होंने कहा कि सका साथ में, उनके सका साथ में है, वेणु उनके हाथ में है और ग्रीवा में वनमाला है, उनके मस्तिष्क में केकी किरीट है, पीठ पीले वस्त्र हैं और उनका जो शरीर है उस पर विभिन्न प्रकार के आभूषण उन्होंने पैर रखे हैं और पीला वस्त्र उन्होंने धारण कर, अर्थात भगवान श्री कृष्ण के बारे में ये कहा गया है। साथियों, आज की क्लास यहीं तक है। इसे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, कमेंट करें। नमस्कार, धन्यवाद।